नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जौहर ज्वाला पार्ट 5। सोमवार 15 मई, मुंबई दिल्ली। 18वीं मंजिल पर ब्रजवासी और शिवांगी शाह को जो नया स्वीट मिला था उसका नंबर 1804 था और वो गलियारे की उसी साइड में था जिसमें कि स्वीट नंबर 1808 था। यानी कि उसमें और उनके स्वीट के बीच 3 कमरे और थे, जिसकी वजह से पिछली रात को 1808 की कोई निरंतर निगाहबीनी कर पाना संभव नहीं हुआ था। अलबत्ता आधी रात तक गाहे बगाहे वो उधर ताक झांक करते रहे थे, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला था। शिवांगी महसूस कर रही थी कि उन्हें सामने की कतार में कोई कमरा मिला होता तो वो 1808 की निगाहबीनी करने के सिलसिले में सहूलियत का काम साबित होता। ऐन सामने मिलता तो बात ही क्या थी। लेकिन वो जानती थी कि पिछली रात ऐसी कोई खास फरमाइश शक की निगाहों से देखी जा सकती थी, ना कबूल की जा सकती थी और उनके मिशन को फेल कर सकती थी। अभी भी वो लिफ्ट, सीढ़ियों और फायर स्केप का झमेला डालकर गलियारे के बिल्कुल कोने में ही फंसने से बच गए थे। शोलू उनके उस फ्लोर पर शिफ्ट किए जाने से पहले ही अपनी ड्यूटी खत्म करके जा चुका था, इसलिए पिछली रात उससे भी कोई मदद हासिल हो पाना मुमकिन नहीं रहा था। लिहाजा आधी रात के बाद वो इस सस्पेंस के साथ ही सोए थे कि उनसे 4 कमरे दूर सोहल की बीवी या बच्चा मौजूद थे या नहीं। अगली सुबह शिवांगी अपने बलबूते पर स्थापित करने में कामयाब जरूर हो गई कि स्वीट नंबर 1808 के मामले में दाल में कहीं काला जरूर था। सुबह 9 बजे लापरवाही से टहलती वो लॉबी में पहुंची। वहां उसने रिसेप्शन के पीछे बने 450 कमरों के विशाल की बोर्ड पर निगाह डाली तो पाया कि स्वीट नंबर 1804 की इंडेक्स विंडो में मिसेस एंड मिस्टर शाह का कार्ड लगा हुआ था, लेकिन वैसा कोई कार्ड 1808 की इंडेक्स विंडो में नहीं लगा हुआ था। लॉबी में कई पब्लिक टेलीफोन बूथ मौजूद थे, जिनमें से एक में वो दाखिल हुई और वहां से उसने होटल का जनरल टेलीफोन नंबर मिलाया। सी व्यू, गुड मॉर्निंग, तत्काल ऑपरेटर का उत्तर मिला। स्वीट नंबर 1808 में लगाइए, शिवांगी अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। वो तो खाली है, अप्रत्याशित जवाब मिला। क्या मैडम, दैट रूम इज नॉट ऑक्यूपाइड। मैं 18वीं मंजिल के स्वीट नंबर 1808 की बात कर रही हूँ। मैडम, मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। ये होटल सी व्यू ही है ना, जो कि जुहू पर है? यस मैडम। लगता है मेरे से कोई गलती हुई है, सॉरी। यू आर वेलकम मैडम। वो वापस 18वीं मंजिल पर अपने स्वीट में पहुंची। डैडियो, वो ब्रजवासी से बोली, हमें बच्चे की माँ की शक्ल दिखाई दे या ना दे, हमें सोहल उर्फ कौल उर्फ राजा साहब उर्फ काला चोर उस कमरे में आता दिखाई दे या न दे, लेकिन अब मुझे यकीन है कि हमारी कबूतरी 1808 में ही है। कैसे जाना? ब्रजवासी उत्सुक भाव से बोला। शिवांगी ने बताया। ओह, ब्रजवासी बोला, लेकिन अब कबूतरी को काबू में कैसे किया जाए? डैडियो, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें 18वीं मंजिल पर शिफ्ट करने के मामले में किसी ने अड़ंगा नहीं लगाया, वरना वो मालिक की बीवी है, उसके लिए तो पूरा फ्लोर भी खाली रखा जा सकता है। ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारी कबूतरी नहीं, इसका मतलब बेध्यानी है, लापरवाही है, जो कि हमारे हक में है। हक तो हुआ, हक का इस्तेमाल कैसे हो? रिस्क लेना पड़ेगा। कैसे? उठकर बालकनी में चलो, बताती हूँ। वे बालकनी में पहुंचे। डैडियो, शिवांगी बोली, जो औरत गलियारे में कदम नहीं रखती उसकी बालकनी में आने की संभावना भी कमी है। तो बीच की 3 बालकनियां फांद के यहाँ से उसकी बालकनी में पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंचा जा सकता है? ये आपस में जुड़ी हुई कहाँ है? तभी तो फांद के कहा, देखो, हमारी और अगली बालकनी की साइड की मुंडेरों में सिर्फ 3 फुट का फासला है। इधर की मुंडेर से चढ़कर उधर की मुंडेर पर पांव रखा जा सकता है और पूरी सहूलियत से 18 मंजिल नीचे गिरा जा सकता है। अरे नहीं गिरोगे, सिर्फ 3 फुट का तो फासला लांघना है। किसने लांघना है? तुमने लांघना है। और किसने लांघना है? पागल हुई है? मैं मुंडेर पर चढ़ूंगा,
मैं चढ़कर दूसरी मुंडेर पर पहुंचूंगा। अरे, मुझे तो बालकनी से नीचे झांकने में डर लगता है। फिर कैसे बीतेगी? तू कोशिश कर। मेरा काम बालकनियां फांदना नहीं है। अरे नौजवान है तू, तेरी कुलांच तो हिरनी जैसी होगी। पटा रहे हो? पटी तो तू पहले से हुई है, अब तो जरा हवा भर रहा हूं तेरे में। मैं तुम्हारी साफ गोई की दाद देती हूँ। तो फिर बालकनी के दरवाजे की चिटकनी भीतर से बंद हो सकती है। वहां पहुंच जाने के बाद भीतर दाखिला न हो सका तो हिरनी की कुलांचे किस काम आई? इस समस्या का भी कोई हल सोच। सब कुछ मैं ही सोचूं? क्या हर्ज है? चुपचाप शीशा काटकर भीतर हाथ डालकर चिटकनी खोली जा सकती है। शीशा काटकर? हीरे की कलम का और एक सक्शन पंप का इंतजाम करना होगा ताकि कटने के बाद शीशा भीतर न जा गिरे। जीती रह पट्टी। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, वैसे इरादा क्या है? यह भी कोई पूछने की बात है। इरादा यूं उसके स्वीट में पहुंचकर उसे और बच्चे को काबू में करना है और यहाँ लाना है। उसे बालकनी फांदने पर कैसे मजबूर करेगी? बुढ़िया गए हो डैडी? अरे वापस हम धड़ल्ले से उसके साथ आएंगे, सीधे रास्ते से। साथ रिवॉल्वर किस लिए लाए हैं? ओह, दोपहर बाद फोन पर विमल की लूथरा से बात हुई। फार्म में जिस मुतवातर आवाजाही का कल मैंने जिक्र किया था, लूथरा की आवाज आई। उसकी वजह मामूली हो सकती है। क्या? विमल बोला, वहां कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि बदरपुर, मिट्टी, सीमेंट वगैरह पहुंच रहा है। फार्म के पिछवाड़े के एक काफी बड़े हिस्से में पेड़ पौधे झाड़ झंकार काटे जा रहे हैं और वहां जमीन को हमवार करके मिट्टी बदरपुर की तहें जमाई जा रही हैं। एक रोड रोलर भी उधर पहुंचा है जो कि जरूर उन तहों को हमवार बनाने के लिए मंगाया गया है। कोई इमारत उठाई जाने की तैयारी है, ऐसा ही कुछ जान पड़ता है। अगर बुनियाद भी खोदी जाने लगी तो तस्दीक हो जाएगी। और कल और आज में झामनानी फार्म के 3 फेरे लगा चुका है। आज पवित्र सिंह और भोगी लाल भी पहुंचे थे। कंस्ट्रक्शन को दादा लोग खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। पिकनिक करते तो नहीं लगे थे। मेरे ख्याल से उनकी वहां आमद का तो कोई खास ही मतलब होना चाहिए, खास तौर से झामनानी की आमद का। कंस्ट्रक्शन के किसी काम को वो भला खुद क्यों सुपरवाइज करेगा? ठीक, जानकारी हासिल करने के हमारे साधन सीमित हैं, इसलिए असलियत जानने में वक्त लग सकता है। कोई बात नहीं। जनक राज से गोपनीयता का वादा करके मैंने तरसीम लाल की जानकारी निकलवाई है। वो हवलदार झामनानी के हाथों बिका हुआ निकला था और उसकी ये पोल उसके एसएचओ पर खुल गई थी। उसने कबूल किया है कि 50,000 रुपए की रिश्वत की एवज में उसने मायाराम बाबा की बाबत मुकम्मल जानकारी झामनानी को दी थी। झामनानी का साफ नाम लिया था उसने? लिया तो साफ ही था, लेकिन बाद में मुकर गया था। बाद में कहने लगा था कि उसकी बात किसी बिचौलिए के जरिए हुई थी, जिसकी बाबत उसने खुद ही सोच लिया था कि वो झामनानी का आदमी था, जबकि असल में ऐसा कतई जरूरी नहीं था। यूं झामनानी को सेव किया उसने? बिल्कुल। न करता तो उसका बयान ही काफी होता पुलिस के लिए झामनानी पर चढ़ दौड़ने के लिए। पुलिस सबूत बिना काम नहीं करती, इसलिए झामनानी पर हाथ नहीं डाल सकती। वरना इस बात में अब कोई दो राय नहीं हो सकती कि मायाराम का अगवा झामनानी की सदारत में दिल्ली के बिरादरी भाइयों का ही कारनामा था। यकीनन था। और इस हरकत के पीछे उनका मिशन मेरी बाबत ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना था, जो कि उन्होंने कर भी ली और उसका विध्वंसक इस्तेमाल भी कर दिखाया, जो कि अभी तक जारी है। झामनानी तरसीम लाल के जरिए आपके नए पुराने चेहरों की तस्वीरें हासिल करने की भी फिराक में था। तरसीम लाल कहाँ से हासिल करता? जनक राज कहता है कि उसके पास आपकी ऐसी तस्वीरें हैं जो कि उसे मायाराम से हासिल हुई थी। झामनानी ने पहले जनक राज को ही पटाने की कोशिश कराई थी, लेकिन उसकी वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। तरसेम लाल की कोशिश कामयाब हो गई थी, उसकी भी नहीं हुई थी। जनक राज कहता है कि उसने उसे उस कोशिश में रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन तरसेम लाल फिर भी नहीं फंसा था। आखिरकार वो उस जाल में फंसा था जो कि उसके एसएचओ ने खास उसे फंसाने के लिए फैलाया था। उसी वजह से उसके खड़े पैर इस्तीफा देने की नौबत आई थी। सिर्फ इस्तीफा देने की? जनक राज कहता है
कि एसएचओ उसकी रहम की फरियाद से पिघल गया था और इसलिए उसने तरसेम लाल का ये लिहाज किया था कि उससे इस्तीफा लिखवा के उसे सस्ता छोड़ दिया था। लेकिन वो कमबख्त अगले ही दिन उसी शख्स की चाकरी में पहुंच गया था जिसकी वजह से कि उसकी नौकरी गई थी। कैरेक्टरलेस लोगों की यही कारगुजारियां होती हैं। ठीक कहा। कोई और बात? फिलहाल नहीं, रात को फिर फोन करूंगा। ठीक है। संबंध विच्छेद हो गया। 2 बजे शिवांगी सफेद स्लैक्स, सफेद स्कीवी और रबर सोल के सफेद जूते पहने तैयार थी। उसने गले में एक एयर बैग लटकाया हुआ था जिसमें एक रिवॉल्वर, एक खंजर, एक शीशा काटने की हीरे की कलम और एक फनल जैसे चौड़े मुंह वाला सक्शन पंप मौजूद था। उस वक्त फ्लोर वेटर की ड्यूटी पर शोलू था जिसने इस बात की तस्दीक की थी कि 1 बजे 1808 में लंच की ट्रे और फीडर की बोतल पहुंची थी। अपने अभियान के लिए मौजूदा वक्त शिवांगी को इसलिए मुनासिब लगा था क्योंकि तब खा पीकर माँ बच्चा आराम फरमा रहे हो सकते थे। ब्रजवासी दिन दहाड़े की उस हरकत के खिलाफ था, लेकिन शिवांगी ने उसे आश्वासन दिया था कि पलक झपकते हो जाने वाले उस काम में दिन और रात में कोई फर्क नहीं था। वास्तव में भी वो पलक झपकते ही अपनी बालकनी से 1808 की बालकनी में पहुंची। उसने शीशे के दरवाजे में से भीतर झांका तो बच्चे को बेडरूम में रखे एक पालने में सोया पाया। बेडरूम में और कोई नहीं था और काफी दाएं बाएं से झांकने पर भी वो बीच के दरवाजे से, जो कि खुला था, दूसरे कमरे में किसी को मौजूद न देख पाई। तब उसने अपनी मूल योजना को छोड़कर एक नए ही इरादे पर अमल करने का फैसला किया। उसने खिड़की के शीशे पर चिटकनी के करीब सक्शन पंप को फिक्स किया और फिर उसके गिर्द हीरे की कलम फिराई। उसने यूं कटे दायरे पर हौले से दस्तक देकर सक्शन पंप को अपनी तरफ खींचा तो शीशे का कटा हुआ गोल टुकड़ा पंप से चिपका बाकी शीशे से अलग होकर उसके हाथ में आ गया। उसने खाली गोल दायरे में हाथ डालकर भीतर से चिटकनी खोली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा निशब्द खुला। उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और दबे पांव भीतर कदम रखा। वो पालने के पास पहुंची। वहां से उसने खुले दरवाजे से बाहर झांका तो फिर भी कोई उसकी निगाहों के दायरे में न आया। उसने रिवॉल्वर को सेलेक्ट की बेल्ट में खोसा और बच्चे को उठा लिया। खाली पालने में उसने सक्शन पंप, जिस पर की शीशे का गोल टुकड़ा तब भी चिपका हुआ था, हीरे की कलम और क्षणिक हिचकिचाहट के बाद खंजर रख दिया। फिर बच्चे को संभालते पूर्वता दबे पांव वो वापस बालकनी में पहुंची। उसने अपने पीछे द्वार भिड़का दिया। सोते बच्चे को एयर बैग में डालकर एयर बैग गले में लटका लिया और फिर जैसे हिरनी की तरह कुलांचे भरती वो वहां तक पहुंची थी, वैसे ही वापस अपने स्वीट की बालकनी में पहुंच गई। उसे लौटा पाकर ब्रजवासी के चेहरे पर तत्काल रौनक आई, लेकिन फिर उसकी जगह उलझन के भावों ने ले ली। उसका वापस भी उधर से लौटना अपेक्षित जो नहीं था। शिवांगी भीतर कमरे में पहुंची तो ब्रजवासी ने जल्दी से बालकनी का दरवाजा बंद करके उसके आगे पर्दा व्यवस्थित कर दिया। क्या हुआ? वो व्यग्र भाव से बोला। बच्चा आसानी से काबू में आ रहा था। शिवांगी तनिक हाँफती हुई बोली, इसलिए मैंने स्कीम बदल दी। लेकिन बच्चा? सिर्फ बच्चा? माँ, देखना, कच्चे धागे से बंधी चली आएगी। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, और पाप भी। ओह, यहाँ अब 1 सेकंड भी फालतू रुकना मुसीबत को दावत देना है। किसी भी क्षण कोहराम खड़ा हो सकता है, फिर निकलना मुमकिन ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, मैं चेकआउट। जरूरत नहीं, सूटकेस में तुम्हारा तो कुछ है नहीं। मेरी 2-3 ड्रेसें हैं जो कि पुरानी हैं, जिनका कि मैं गम खा सकती हूँ। तुम ये एयर बैग संभालो और यहाँ से निकल जाओ। बच्चा एयर बैग में? और क्या जेब में रखोगे? ये रास्ते में कहीं जाग गया और रो पड़ा तो बहुत बुरा होगा। मैं गला घोट दूंगा साले का। जो मर्जी करना, अब निकलो यहाँ से। तुम? थोड़ी देर बाद मैं भी निकलती हूँ, साथ ही क्यों नहीं? अरे समझो, फंसे तो दोनों क्यों फंसे? एक आजाद होगा तो दूसरे की रिहाई की कोई जुगत लगा सकेगा। ओह, अब चलो। तुम्हारी थोड़ी देर बाद होने से पहले ही यहाँ कोहराम मच गया तो? मैं इस फ्लोर पर नहीं टिकने वाली। मैं नीचे जाकर बार में या कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठूंगी। बढ़िया,
फिर एयरबैग संभाले ब्रजवासी वहां से रुखसत हो गया। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक पड़ी। नीलम ने मैगजीन पर से निगाह उठाकर उधर झांका तो पाया कि एक लिफाफा दरवाजे के नीचे से सरक कर भीतर आ पड़ा था। उसने मैगजीन एक तरफ डाली और जाकर लिफाफा उठाया। ये देखकर उसे सख्त हैरानी हुई कि लिफाफे पर उसका नाम लिखा था। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और उसने भीतर मौजूद 2 बार तह किया कागज बाहर निकाला। उसने कागज को खोलकर सीधा किया तो पाया कि वो एक चिट्ठी थी। उसने जल्दी जल्दी चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। लिखा था, डियर मैडम, आपसे टेलीफोन पर बात करना संभव न हो सका, इसलिए आपसे संपर्क बनाने के लिए चिट्ठी का सहारा लेना पड़ा। आपसे प्रार्थना है कि चिट्ठी को आगे पढ़ने से पहले आप भीतर बेडरूम में रखे पालने में पड़े अपने बच्चे को थपकी दे आएं, ताकि चिट्ठी आप निर्विरोध पढ़ सकें। नीलम हकबकाई सी कभी चिट्ठी को तो कभी भीतर बेडरूम की तरफ देखने लगी। फिर वो लपक कर बेडरूम में पहुंची। पालने में बच्चा नहीं था। उसको अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हुई। तत्काल वो उसकी पसलियों में धाड़ धाड़ बजने लगा। हाय रब्बा, उसके मुंह से निकला। सूरज कहाँ गया? वो जानती थी कि उतना छोटा बच्चा पालने से निकलकर कहीं नहीं जा सकता था। फिर भी उसने उसके लिए दाएं बाएं निगाह दौड़ाई। उसकी निगाह वापस पालने में लौटी तो उसे पालने में पड़ी ऐसी चीजें दिखाई दी जिन्हें कि वहां नहीं होना चाहिए था। उसने उनमें से किसी चीज को पहचाना तो वो खंजर था। खंजर? सूरज की जगह खंजर? क्या मतलब था इसका? क्या वो कोई संदेशा था, कोई चेतावनी थी? उसे सूरज की घोर अनिष्ट की आशंका सताने लगी। फिर उसकी तवज्जो हाथ में थमी चिट्ठी की तरफ गई, जिसकी कि उसने अभी चंद सत्रें ही पढ़ी थी। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी को आंखों के सामने किया और लरचती निगाहों से उसे पढ़ना शुरू किया। आगे लिखा था, आप तस्दीक कर चुकी हैं कि आपका नौनिहाल पालने में नहीं है, वो होटल में भी नहीं है, वो आपसे कहीं दूर हमारे कब्जे में है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि आप उस तक न पहुंच सके। आपका बच्चा सुरक्षित है और अगर आप फौरन से पेशतर उसे खुद लेने आएंगी तो वो सुरक्षित ही रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप चुपचाप अकेले होटल से निकले और एक टैक्सी में सवार हो जाएं। टैक्सी तक पहुंचने की कोशिश में आपको कोई रोके तो आपने नहीं रुकना है। कोई सवाल करे तो आपने जवाब नहीं देना है। कोई आपके साथ चलने की पेशकश करे तो आपने उसे ना कबूल करना है। इन तमाम निर्देशों का आप निष्ठा से पालन करेंगी तो टैक्सी के होटल से निकलकर मेन रोड पर पहुंचते पहुंचते आपको अपना बच्चा दिखाई दे जाएगा। आपके अपने हित में आपको आगाह किया जाता है कि आप इस चिट्ठी को पढ़ते ही फाड़ दें और इस बाबत किसी से कोई बात न करें, खास तौर से बच्चे के बाप से, जो कि हम जानते हैं कि सोहल है और होटल में मौजूद है। इस बाबत राजा गजेंद्र सिंह से, उसके सेक्रेटरी कॉल से या काले चोर से बात करना भी सोहल से बात करना ही होगा। आप एक नामचीन गैंगस्टर की बीवी हैं, इसलिए समझ सकती हैं कि अक्लमंद को इशारा किसे कहते हैं। इशारा नहीं समझेंगी, फौरन नहीं समझेंगी तो सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल जूनियर का कटा हुआ सिर तश्तरी में सजाकर आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। नीचे किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। नीलम ने चिट्ठी के टुकड़े हवा में उछाल दिए और फौरन बाहर को लपकी। होटल की तरफ से आती सड़क के टी जंक्शन पर एक मारुति एस्टीम में ब्रजवासी और शिवांगी मौजूद थे। आगे ड्राइविंग सीट पर हुम्ने मौजूद था और उसके पहलू में कोली बैठा हुआ था। पिछले रोज शाम होने से पहले भाई की असीम शक्तियों के सबूत के तौर पर टोकस, चिरकुट और हुम्ने जमानत पर छूट गए थे। अरब कोली समेत वो सब ब्रजवासी के एक्सप्रेस बुलावे पर वहां पहुंचे हुए थे। उनकी कार से थोड़ा परे एक बंद मेटाडोर वैन खड़ी थी, जिसमें टोकस और चिरकुट मौजूद थे। बच्चा तब भी सो रहा था, लेकिन अब वो एयर बैग में नहीं, शिवांगी की गोद में था। ब्रजवासी रह रहकर पीछे होटल की ओर वाली सड़क पर निगाह दौड़ा रहा था और पहलू बदल रहा था। आएगी रेडियो, आएगी। शिवांगी जैसे उसकी बेचैनी की वजह भांपती हुई बोली। उम्मीद तो मुझे भी पूरी पूरी है, लेकिन एक अंदेशा सता रहा है। ब्रजवासी बोला, क्या? अपने बच्चे की खैर मनाती माँ आएगी
या सोहल की बीवी आएगी? तुम्हें अभी भी शक है कि वो सोहल की बीवी नहीं है? ये सोहल का बच्चा नहीं है, अंदेशा है। हमने चिट्ठी में साफ उसे एक नामचीन गैंगस्टर की बीवी बताया है और बच्चे के बाप को सोहल बताया है। ये भी हमने साफ लिखा है कि सोहल ही राजा गजेंद्र सिंह है और वो ही उसका सेक्रेटरी कॉल है। अगर वो औरत सोहल की बीवी न हुई तो आते ही सबसे पहले वो यही हाल दुहाई देगी कि वो किसी सोहल को नहीं जानती थी और इस बच्चे का बाप तो फला आदमी था। तब उसे इस बात की भी कोई सफाई देनी होगी कि क्यों वो होटल में छुपकर रह रही थी और क्यों होटल वाले यूं छुपकर रहने में उसकी मदद कर रहे थे। अगर वो इन बातों का कोई माकूल जवाब न दे सकी तो आ रही है, ब्रजवासी एकाएक बोला। तत्काल शिवांगी की निगाह पीछे सड़क की तरफ उठ गई, जिधर से एक टैक्सी उधर आ रही थी और जिसकी पिछली सीट पर बैठी नीलम उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक काली एम्बेसडर उनकी बगल से गुजरी। अरे, काली एम्बेसडर में शोहब की बगल में बैठा इरफान एकाएक बोला, ये तो बॉस की बीवी है। शोहब ने उस टैक्सी की तरफ देखा जो कि उसी क्षण उनके पहलू से गुजरी थी। ये अकेली कहाँ जा रही हैं? इरफान बोला, कोई शॉपिंग वगैरह करने जा रही होंगी। शोहब लापरवाही से बोला, नहीं बिरादर, कुछ गड़बड़। बॉस उसे ऐसे कहीं नहीं जाने देने वाला। तो गाड़ी रोक। तत्काल ब्रेकों की चरचराहट के साथ एम्बेसडर रुकी। मैं यहीं उतरता हूँ और पैदल होटल जाता हूँ। मैं जाकर बॉस से पता करता हूँ कि क्या माजरा है। तू गाड़ी घुमा और खामोशी से उसके पीछे लग। वो शॉपिंग को भी निकली है तो तेरे खामोशी से पीछे होने में कोई वांदा नहीं। समझ गया? शोहब ने सहमति में सिर हिलाया। इरफान टैक्सी से उतर गया। एम्बेसडर यू टर्न काट कर जिधर से आई थी उधर ही वापस चलती। नीलम की टैक्सी मारुति एस्टीम के करीब पहुंची तो उसे उसके पिछले शीशे में से सूरज की झलक दिखाई दी। कोई नौजवान लड़की सूरज को थामी थी और लगता था कि नीलम को दिखाने के लिए ही वो बच्चे को ऊंचा कर रही थी। फिर एस्टीम स्टार्ट हुई और टैक्सी से आगे सड़क पर दौड़ने लगी। सूरज पिछले शीशे से दिखना बंद हो गया। शीशे में से उसे लड़की का हाथ यूं हिलता दिखाई दिया जैसे वो उसे पीछे आने को कह रही हो। उस गाड़ी के पीछे चलो, नीलम व्यग्र भाव से ड्राइवर से बोली। एस्टीम की? ड्राइवर बोला, जो अभी उस मेटाडोर वैन के बाजू से गुजरी? हाँ वही, पीछे चलो उसके। कहाँ तक? जहां तक वो जाए। ठीक। आशंकित इरफान होटल में दाखिल हुआ। एक हाउस टेलीफोन से उसने राजा साहब का नंबर लगाया। कोई जवाब न मिला। तभी राजा साहब उसी लॉबी में दिखाई दिए। वो रेस्टोरेंट से निकलकर साइड की लिफ्टों की ओर बढ़ रहे थे। इरफान ने फोन वापस क्रेडल पर पटका और लपक कर विमल के पास पहुंचा। विमल ने उसके आशंकित चेहरे पर निगाह डाली तो वो भी आशंकित हो उठा। क्या बात है? वो सकपकाया सा बोला। इरफान ने बताया, तूने ठीक से नहीं पहचाना? विमल तीखे स्वर में बोला, तुझे वहम हुआ? धीरे बाप, धीरे। नीलम ऐसे नहीं जा सकती। मेरे को वहम हुआ तो वो इधर ही होगी। हाँ देख। इरफान फ्रंट की लिफ्टों की ओर लपका। कुछ सोचकर विमल भी उसके साथ हो लिया। एक्सप्रेस लिफ्ट पर सवार होकर वो सीधे 18वीं मंजिल पर पहुंचे। नीलम अपने स्वीट में नहीं थी, लेकिन और बहुत कुछ वहां था जो नहीं होना चाहिए था। पालने में खंजर वगैरह, हवा में उड़ते कागज के टुकड़े। उनसे अलग पड़ा एक लिफाफा जिस पर सिर्फ एक शब्द नीलम लिखा था। विमल ने कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें किश्तों में पढ़ा, औना पौना पढ़ा तो भी तमाम माजरा उसकी समझ में आ गया। चोट हो गई, वो कंपित स्वर में बोला। कैसे हो गया ये करतब? इरफान के मुंह से निकला। लिफाफे पर नीलम का नाम लिखा है। चिट्ठी यकीनन इस लिफाफे में पहुंची थी। सिर्फ नाम लिखी चिट्ठी दस्ती ही पहुंच सकती है, यानी कि लिखने वाला यकीनी तौर पर जानता था कि नीलम यहाँ इस कमरे में मौजूद थी। तभी उसने सिर्फ उसका नाम लिखकर ये चिट्ठी यहाँ पहुंचाई या पहुंचवाई। फ्लोर वेटर को बुला, शायद वो कुछ जानता हो। इरफान ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर को लपका। जब वो वापस लौटा तो शोलू उसके साथ था। शोलू को विमल ने फौरन पहचाना। वो कंपनी के उन 4 प्यादों में से एक था जो दिल्ली में मॉडल टाउन में नीलम की ताक में मौजूद थे, जिन्हें मुबारक अली ने उसकी मौजूदगी में थामा था, लेकिन जिनकी उसने इस शर्त पर
जान बख्शी कर दी थी कि वो फौरन दिल्ली से कूच कर जाए। उसके सामने वेटर के यूनिफॉर्म में खड़ा प्यादा बाबू कामले का जोड़ीदार था, यानी कि होटल अभी भी प्यादों की घुसपैठ से आजाद नहीं था। क्या नाम है तेरा? विमल कर्कश स्वर में बोला। शोलू साहब, वो अदब से बोला। कंपनी का पुराना प्यादा है। तत्काल शोलू के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एकाएक अपने सामने खड़ा होटल का सरदार मालिक उसे शेर जैसा खूंखार लगने लगा। कंपनी? वो हकलाया सा बोला। प्यादा? पुराना प्यादा है तो जानता होगा कि नीचे बेसमेंट में कंपनी का जल्लाद जोजो बखिया के हुक्म से उस शख्स से क्या सलूक करता था जो कि अपनी बदकिस्मती से बखिया के कहर को दावत दे बैठता था। भूल गया हो तो मैं याद दिला देता हूँ। जोजो उसे बेसमेंट में एक हुक के सहारे उल्टा लटका देता था और फिर चाकू से यूं उसके जिस्म से गोश्त उतारता था जैसे कि कलाल बकरे पे से गोल बोटी उतारता है। आखिर में जब तक उसके प्राण निकलते थे तब तक हुक से उसकी हड्डियों का पिंजर टंगा होता था और फर्श पर उसके गोश्त की परतों का ढेर लगा होता था। तुझे ये भी मालूम होगा कि बेसमेंट से उठी कैसी भी चीख पुकार की आवाज बाकी इमारत में कतई सुनाई नहीं देती। शोलू नाम बोला तू अपना। शोलू इस होटल की बदनाम बेसमेंट बहुत अरसे से खामोश है। आज उसकी दीवारें तेरी चीखों से थरथराएंगी। इरफान, इसे नीचे पहुंचाने का इंतजाम कर। सर, सर, आतंकित शोलू बोला। मैंने क्या किया है साले? इरफान ने घुड़का। ये राजा साहब तेरे को नहीं, तू राजा साहब को बोलेगा। मैंने कुछ नहीं किया। फिर डरता क्यों है? गरीब मार होगी इसलिए डरता हूं। तू? विमल बोला। कंपनी का प्यादा नहीं है? नहीं। हाँ हाँ हूं। तो फिर होटल में क्या कर रहा है? 4 दिन पहले जब कंपनी के और 156 प्यादों को यहां से बाइज्जत छुट्टी करने का मौका दिया गया था तो तू क्यों पीछे बना रहा? परसों जब 11 और प्यादे निकाले गए थे तब भी तू क्यों पीछे छुपकर बैठा रहा? तू समझता था कि राजा साहब अंधे और मूर्ख हैं, एक तू ही सयाना है जो यहाँ बना रहेगा। शोलू के मुंह से बोल न फूटा। जवाब दे, इरफान बोला। मैं क्या बोलूं साहब? वो गिड़गिड़ाया। अपनी करतूत बोल, क्या किया, किसके लिए किया, जल्दी बोल, टेम खोटी ना कर। एक बात और याद रख, विमल बोला। परसों जो 11 प्यादे निकाले गए थे उनके पीछे बचे तेरे जैसों की बाबत मारवाड़ी इसलिए जुबान नहीं खुलवा सका था क्योंकि उसने पूछताछ की शराफत के तरीके आजमाए थे। तेरे से कोई शराफत से नहीं पेश आने वाला। तू जुबान अपनी मर्जी से खोलेगा। फैसला तूने ये करना है कि ऐसा तू अपने पैरों पर खड़ा खड़ा करेगा या बेसमेंट में हुक से उल्टा लटका बकरे की तरह जिबह होता करेगा। बेसमेंट के जिक्र पर शोलू का शरीर फिर सिर से पांव तक कांपा। इरफान एक क्षण उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा, फिर दृढ़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ता बोला। ये ऐसे नहीं मानेगा साहब। शोलू घिघियाया। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ। क्या सिर्फ? इरफान उसके सामने ठिठकता बोला। मैंने तो सिर्फ चिट्ठी भीतर सरकाई थी। और क्या? फीडर की बाबत बताया था। फीडर? दूध की बोतल, बच्चे की। फीडर का क्या किस्सा है? विमल उसे घूरता हुआ बोला। शोलू ने झिझकते हुए बताया। विमल हक्का पक्का सा उसका मुंह देखने लगा। मैंने बस इतना किया। इतना भी क्यों किया? इरफान बोला। जीवाने बोला। जीवाने? वो कौन है? इधर ही वेटर है मेरी तरह, पण प्यादा है। हाँ। आज ड्यूटी पर है। हाँ। ऐसे और कितने हैं? बस 2 और हैं। नाम बोल। एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक बेल बॉय है। नाम बोल। रामदेव, पांडु। ये बात की बातें हैं। विमल उतावली स्वर में बोला। असल सवाल पूछ। जो किया। सहमति में सिर हिलाता इरफान बोला। किसके लिए किया? तब सूरत के मिसेस एंड मिस्टर शाह का जिक्र आया जिन्होंने परसों रात 6ठी मंजिल के एक स्वीट में चेक इन किया था, लेकिन कल शाम को स्वीट तब्दील कराकर उस फ्लोर के 1804 में पहुंच गए थे। हैं कौन ये लोग? इरफान बोला। मैं नहीं जानता। मेरे को उनकी बाबत जो बोला जीवा ने बोला। वो जानता है? शोलू ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। इधर मंगवा, विमल बोला। सहमति में सिर हिलाता इरफान टेलीफोन पर पहुंचा। वो दोनों पीछे विमल शोलू से संबोधित हुआ।
इस वक्त अपने कमरे में हैं? नहीं सर, शोलू बोला। कहाँ है? मालूम नहीं, मैंने तो बस उन्हें जाते देखा था। इकट्ठे? नहीं, अलग अलग। पहले एक एयरबैग के साथ मिस्टर शाह गए थे। उनसे थोड़ी देर बाद मिसेस शाह भी चली गई थी। वो जाती बार खाली हाथ थी। उनका कमरा दिखा। शोलू उसे 1804 के सामने लेकर गया। विमल ने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि वो खुला था। वो भीतर दाखिल हुआ। उसने पाया कि चाबी दूसरी तरफ की होल में लटक रही थी। मामूली पड़ताल से उसे मालूम हुआ कि सामान के नाम पर वहां सिर्फ एक सूटकेस था जिसमें कुछ जनाना पोशाकें थी। मर्दाना कपड़ा वहां एक भी नहीं था। यही बात ये सिद्ध करने के लिए काफी थी कि होटल के वो कोई साधारण मेहमान नहीं थे। वो वहां पहुंचे ही नीलम की फिराक में थे। नीलम की या उसकी? तभी जीवाने के साथ इरफान वहां पहुंचा। उनके साथ 2 सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन जीवाने जरा भी भयभीत नहीं लग रहा था। जो थोड़ा बहुत विचलित वो हुआ, वो शोलू की कागज की तरह सफेद सूरत देखकर हुआ। उन शाह करके औरत आदमी के बारे में जो कुछ जानता है, विमल कर्कश स्वर में बोला। 1 सेकंड में बोल। जवाब में मजबूती से होठ भींचकर जीवाने ने जैसे अपनी ढिठाई का परिचय दिया। दिल्ली में तुम्हारा उस्ताद बाबू कामले तुम सबकी तरफ से बोला था कि तुम सिर्फ हुक्म बरादर प्यादे थे जो सोहल और गजरे के बीच लगी बाजी में पिछे हुए थे। जीवानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। और ये कि तुम लोग मजबूर थे। कंपनी की चाकरी और गजरे की ताबेदारी वो मक्खी थी जिसे न तुम उगल सकते थे और न निगल सकते थे। अब न कंपनी बाकी है न गजरे बाकी है। अब किसकी चाकरी है और किसकी ताबेदारी है? आपको कैसे मालूम? क्या कि बाबू कामले ऐसा बोला था? मैं गलत बोला? जीवाने खामोश रहा। तू अपनी जुबान बंद रख सकता है, लेकिन फिर जिंदा नहीं रह सकता। जीवाने फिर भी खामोश रहा। इरफान, इसे उठा के नीचे फेंक दे। इरफान ने तत्काल उसे दबोचा। जीवाने उसकी पकड़ में हाथ पांव पटकने लगा। दोनों गार्ड उसकी मदद के लिए आगे बढ़े तो इरफान ने उन्हें परे ही रहने का इशारा किया और फिर अपनी पकड़ में तड़पते जीवाने को लेकर बालकनी में पहुंचा, जहां उसने जीवाने को बालकनी से बाहर उल्टा लटका दिया। जीवाने ने 18 मंजिल नीचे सड़क का नजारा किया तो उसके प्राण कांप गए। छोड़ दो, वो चिल्लाया। छोड़ दो। छोड़ी तो रहा हूं, इरफान बोला। उसने उसकी एक टांग पर से हाथ हटा लिया। अब जीवाने सिर्फ उसके हाथ में थमे अपने टखने के सहारे नीचे लटका हुआ था। बताता हूँ, वो बिलखता सा बोला। बताता हूँ। कोई जल्दी नहीं है, नीचे पहुंच के बताएगा तो भी चलेगा। बताता हूँ बाप, बताता हूँ। इरफान ने उसे वापस खींचा, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और वापस कमरे में धकेला। इस बार विमल को उससे कोई सवाल न करना पड़ा। पहले ही उसकी वाणी मुखर हो उठी। मारुति एस्टीम और नीलम की टैक्सी आगे पीछे तुलसी पाइप रोड पर दौड़ रही थी। नीलम व्याकुल थी, भयभीत थी। पता नहीं वो सिलसिला कहाँ जाकर खत्म होने वाला था। वो अपनी टैक्सी ड्राइवर को रफ्तार बढ़ाकर टैक्सी को एस्टीम के पहलू में पहुंचाने को कहती थी, तो या तो एस्टीम और तेज हो जाती थी और या हमेशा उनके आसपास ही चलती दिखाई देती। एक बंद मेटाडोर वैन एस्टीम और टैक्सी के बीच में आ जाती थी। तब तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया था जबकि रेड ट्रैफिक लाइट या किसी और वजह से गाड़ियों को रुकना पड़ा था। लेकिन आखिरकार ऐसा एक मौका बना। एक चौराहे पर पहुंचती एस्टीम के मुंह पर ट्रैफिक लाइट लाल हो गई। उससे 2 कारें पीछे नीलम की टैक्सी भी रुकी। नीलम को एस्टीम तक पहुंचने का वो अच्छा मौका लगा, लेकिन अभी उसने टैक्सी का दरवाजा ही खोला था कि पहलू में आ खड़ी हुई मेटाडोर वैन का उस ओर का स्लाइडिंग डोर खुला और उसमें से टोकस और चिरकुट बाहर निकले। चिरकुट टैक्सी का अगला दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ और उसने ड्राइवर की पसलियों में रिवॉल्वर की नाल सटा दी। पिछले खुले दरवाजे से टोकस ने नीलम को बाहर घसीट लिया और पलक झपकते उसे लेकर मेटाडोर वैन में सवार हो गया। उनके पीछे मेटाडोर का दरवाजा बंद होते ही चिरकुट भी टैक्सी से निकला और मेटाडोर की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। तभी सामने बत्ती हरी हुई और फिर मेटाडोर ये जा वो जा। एस्टीम भी चौराहा पार कर गई। सब कुछ सरे रहा दिन दहाड़े पलक झपकते हुआ।
भय से टैक्सी ड्राइवर की घिग्गी बंधी हुई थी। वो तभी सचेत हुआ जबकि पीछे कई वाहनों के हॉर्न निरंतर बजने लगे। हड़बड़ाकर उसने टैक्सी को गियर में डाला और आगे बढ़ाया। जब तक वो चौराहे के पार पहुंचा, तब तक सड़क पर न कहीं मेटाडोर का नामो निशान था और न एस्टीम का। वो तमाम ड्रामा टैक्सी के पीछे लगे शोहब ने भी स्टेज होता देखा। कई बार उसे एस्टीम की पिछली खिड़की से बच्चे की झलक मिली थी, जिसे कि बिना पहचाने ही वो समझ सकता था कि वो नीलम का था। अब ये भी उसके सामने स्पष्ट हो चुका था कि बच्चे की वजह से ही नीलम एस्टीम के पीछे थी, यानी कि वो शॉपिंग जैसे किसी अपनी मर्जी के काम की वजह से नहीं, बच्चे की सलामती की वजह से मजबूरन होटल से अकेली निकली हुई थी। शोहब ने उसे मेटाडोर में सवार कराया जाता देखा तो उस बाबत उसके मन में कोई शंका थी तो वो भी दूर हो गई। ट्रैफिक के फ्लो के साथ उसने भी चौराहा पार किया। अब उसके सामने एक भारी दुविधा थी। क्या वो पुलिस की मदद लेने की कोशिश करे? उसकी अकल ने जवाब दिया कि ऐसी किसी कोशिश में बच्चे की जान जा सकती थी, माँ की जान जा सकती थी, दोनों की जान जा सकती थी। तो क्या करे? पीछे लगा रहे? किसके? बच्चे के या माँ के? माँ बालिग औरत थी, अपने बचाव की खुद भी कोई सूरत निकाल सकती थी। बच्चा लाचार था, मदद का मोहताज था। फिलहाल तो मेटाडोर और स्टीम एक ही रास्ते जा रही थी, लेकिन आगे कहीं उनके दो रास्ते पकड़ने की सूरत में उसने स्टीम के पीछे लगने का फैसला किया। आखिरी ने उस टैक्सी के नंबर का पता लगा लिया था जिस पर सवार होकर नीलम होटल से रवाना हुई थी। तत्काल कई गाड़ियां चारों दिशाओं में फैल जाने के लिए भेज दी गई थी ताकि वो टैक्सी जहां भी दिखाई देती उसे काबू में किया जा सकता। इरफान ने अपने ऑफिस में बेचैनी से चहलकदमी करते विमल को देखा तो उसका दिल भर आया। बाप, वो धीरे से बोला, शोहाब तेरी बीवी के पीछू, वो जल्दी कोई खबर देगा। जब तक शोहाब से बात नहीं हो जाती तब तक ना उम्मीदी न खो। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। वो लड़की शिवांगी शाह जिसका हुलिया इतनी बारीकी से मैं उस वेटर जीवाने से और दूसरे वेटर शोलू से निकलवाया, उससे मेरे को कुछ याद आ रहा है। क्या ये वो ही लड़की जान पड़ती है जो 3 दिन पहले चैम्बूर के शमशान घाट पहुंची थी और हंगामा करती मांग करने लगी थी कि उसको उसके मामू की लाश के अंतिम दर्शन कराए जाएं। तब उसके साथ एक आदमी भी था जो लड़की की हिमायत कर रहा था। उस आदमी का हुलिया भी जीवाने और शोलू के बताए मिस्टर शाह के हुलिये से मिलता है। क्या कहना चाहता है? बाप, मैं तेरे दिल्ली के दादा ब्रजवासी को नहीं पहचानता, मैं शिवांगी को नहीं पहचानता जिसे कि जीवाने ने भाई के गैंग की छोटा अंजुम जैसी मजबूत इकाई बताया। पर अब मेरे को जान पड़ता है कि ब्रजवासी ही मिस्टर शाह था और भाई की गैंग की वो लड़की शिवांगी ही मिसेस शाह बनी उसके साथ थी। बाप, तेरे को बोलने का टाइम नहीं लगा था, पर एक बात और भी है। क्या? यतीम खाने की वारदात के बाद तो विक्टर और शोहाब को उधर चर्च गेट भेजेला था। वो ये जानने के लिए उधर बहुत देर रुके थे कि वहां वारदात कैसे हुई थी। बाप, विक्टर जो बोला, शोहाब जो बोला, उससे अब मेरे को लगता है कि यतीम खाने में बम लगाने के लिए भी वो छोकरी शिवांगी और वो दिल्ली का दादा ब्रजवासी ही पहुंचे थे। कैसे जाना? कौन था उनकी बाबत बताने वाला? फिरोजा तो मर गई, उसका चपरासी भी मर गया। यतीम खाने के 2 कदरन बड़ी उम्र के बच्चा लोग से जाना जो कि लकड़ी की 4 पेटियां एक वैन से निकालकर भीतर फिरोजा के ऑफिस में पहुंचाने में वैन के ड्राइवर और यतीम खाने के चपरासी का मदद किया। वो बच्चा लोग दानी सेठ और उसके साथ आई छोकरी का जो हुलिया बोला वो ब्रजवासी और शिवांगी का है। आई सी। बाप, अब तो मेरे को लगता है कि लोहिया के कत्ल में भी किसी न किसी तरीके से इसी जोड़ी का हाथ था। क्या पता लगता है? सुना है वो बहुत बड़ी पार्टी थी। ऐसी बड़ी पार्टी में गेट क्रैशर्स घुस ही आते हैं। जहां सैकड़ों की तादाद में मेहमान जमा होने वाले हों, वहां तो मेजबान भी हर किसी पर निगाह नहीं रख सकता। बरोबर बोला बाप। विमल ने व्याकुल भाव से टेलीफोन की तरफ देखा। आएगा, इरफान बोला, अभी आएगा, बस आया ही समझ बाप। विमल ने सहमति में सिर हिलाया और खामोशी से फिर चहलकदमी करने लगा। अगली दोनों गाड़ियां मैरीन ड्राइव पर नटराज होटल के सामने रुकी।
एस्टीम में से पीछे से सूट बूटधारी व्यक्ति और आगे से ड्राइवर के साथ बैठा व्यक्ति बाहर निकले। सूट वाले ने एक क्षण को पीछे बैठी युवती से कोई बात की और फिर दूसरे व्यक्ति के साथ मेटाडोर में जा बैठा। तत्काल मेटाडोर नटराज होटल के ड्राइव वे में दाखिल हो गई। तब शोहाब और भी आश्वस्त हो गया कि उसे एस्टीम के पीछे लगना चाहिए था, क्योंकि वो जानता था कि नटराज पर निगरानी के लिए बुझेकर और पिचट तैनात था। एस्टीम ने थोड़ा आगे जाकर यू टर्न लिया और फिर जिधर से आई थी उधर ही वापस दौड़ चली। तत्काल शोहब ने एम्बेसडर उसके पीछे लगा दी। मेटाडोर होटल की मॉर्की में रुकी तो ब्रजवासी उसमें से उतरकर होटल के भीतर दाखिल हुआ। वो सीधा रिसेप्शन पर पहुंचा। वहां से उसने अपने कमरे की चाबी कलेक्ट की। लॉबी में रिसेप्शन पर ही ताक लगाए मौजूद बुझेकर ब्रजवासी को नहीं पहचानता था, लेकिन उसकी होटल से लंबी गैर हाजिरी के दौरान वो मालूम कर चुका था कि वो कौन से कमरे में बुक था। उसी कमरे की चाबी किसी को कलेक्ट करते उसने देखा तो उसने सहज ही अनुमान लगा लिया कि वो ही ब्रजवासी था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उसने ब्रजवासी को कहते सुना। मेरा बिल फौरन तैयार कराओ। यस सर, रिसेप्शनिस्ट तत्पर स्वर में बोला। बिल मुझे तैयार मिले, मैं 5 मिनट में यहाँ लौट रहा हूँ, मैं यहीं पेमेंट करूंगा। यस सर। ब्रजवासी तत्काल लिफ्टों की तरफ बढ़ गया। बुझेकर बाहर को लपका। तब तक मेटाडोर दरवाजे के आगे से हट चुकी थी और ड्राइव वे पर थोड़ा परे जा खड़ी हुई थी। बुझेकर लपकता हुआ पार्किंग में पहुंचा। पार्किंग में एक फिएट खड़ी थी, जिसके भीतर आराम की मुद्रा में पिचट पसरा पड़ा था। बुझेकर ने उसे झिंझोड़ कर सजग किया और जल्दी से बोला, हमारा आदमी आ गया है। आ गया आखिरकार? पिचट उठता हुआ बोला। हाँ, लेकिन फौरन कूच कर जाने वाला है, बिल मांग रहा है। यानी कि यहाँ हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो 5 मिनट में रिसेप्शन पर वापस लौटने को कह रहा था। इसका मतलब है कि वो अपने कमरे में बस सामान उठाने गया है। तो क्या, हम उसके पीछे लगेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ पहुँचता है, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। ठीक, तू कार यहाँ से निकाल और ड्राइव वे में लेके जा। मेरा इशारा मिलते ही उसे मॉर्की में ले आना। ठीक है। वो इधर पहुंचा कैसे था? मालूम नहीं, जब रवाना होगा तो पता लग जाएगा। अब मैं चलता हूँ। पिचर ने सहमति में सिर हिलाया और जल्दी से स्टीयरिंग के पीछे सरक गया। बुझेकर वापस लपका। अपने कमरे में पहुंचते ही ब्रजवासी ने भाई को उसके मोबाइल पर फोन लगाया। अच्छी खबर है, जवाब मिलते ही वो बोला। सोहल की बीवी और बच्चे को काबू में कर लिया है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, उसे भाई की आवाज आई। फिर तो ये समझो कि सोहल को ही काबू में कर लिया है। भड़का हुआ सोहल बहुत कहर बरपा सकता है। वो मेरे तक पहुंच तो नहीं सकता, लेकिन किसी करिश्माई तरीके से ऐसा कुछ हो गया तो मेरा अंजाम बुरा होगा। इसलिए मैं अब फौरन मुंबई से कूच कर जाना चाहता हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैं ऐसा सोहल की बीवी के साथ कैसे कर पाऊंगा। सिर्फ बीवी का जिक्र किया, बच्चे का क्या सोचा? बच्चे की वजह से ही बीवी पर दबाव बना हुआ है, इसलिए मेरी समझ में बीवी और बच्चा एक ही जगह नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने बच्चा शिवांगी के हवाले कर दिया है, जो कहती है कि वो उसे संभाल लेगी। तुम्हारी सोच एकदम दुरुस्त है और बच्चे को शिवांगी के हवाले करके तुमने भारी दानिशमंदी का काम किया है। तुम मुंबई से कहाँ कुछ कर जाना चाहते हो? जाहिर है कि दिल्ली। सोहल का क्या होगा? उसे उसकी बीवी की दिल्ली में मौजूदगी का हवाला देंगे तो वो सिर के बल दौड़ा दिल्ली आएगा, जहां उसे हम कुत्ते की मौत मारेंगे। ओह, लिहाजा तुम बीवी को भी दिल्ली साथ ले जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन इस कोशिश में पकड़ा नहीं जाना चाहता। भाई, एयरपोर्ट की निगरानी हो रही हो सकती है। निगरानी तो कई जगहों की हो रही हो सकती है, लेकिन इस वाकये को हुए कितनी देर हुई? यही कोई 30-40 मिनट। बढ़िया। इतने थोड़े वक्फे में निकासी के सारे रास्ते ब्लॉक नहीं किए जा सकते। तुम इस वक्त कहाँ हो? मरीन ड्राइव पर, अपने होटल में। फौरन वहां से कूच करो और पूना की सड़क पकड़ो। पूना? वहां तुमने सीधे एयरपोर्ट पर पहुंचना है। वहां से तुम्हें मैक्सवेल इंडस्ट्रीज का एक प्राइवेट प्लेन दिल्ली ले जाएगा। ये तो बहुत उम्दा इंतजाम होगा, लेकिन वो प्लेन खास तुम्हें पिक करने के लिए वहां तैयार खड़ा होगा। सड़क के रास्ते तुम 3-3.5 घंटे में पूना पहुंचोगे।
इतने में मैं सब इंतजाम कर दूंगा। बढ़िया, संबंध विच्छेद हो गया। स्टीम के पीछे लगा शोहब परेल के इलाके में पहुंचा। स्टीम एक मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड में जाकर रुकी। बच्चे को संभाले शिवांगी बाहर निकली। ड्राइवर ने बाहर निकलने का उपक्रम न किया। शिवांगी ने ड्राइवर साइड की खिड़की के करीब झुककर ड्राइवर को कुछ कहा और फिर भीतर को चल दी। शोहाब ने स्टीम से थोड़ा परे एम्बेसडर खड़ी की और लापरवाही से चलता आगे बढ़ा। उसके देखते देखते शिवांगी ग्राउंड फ्लोर पर ही खड़ी एक लिफ्ट में सवार हो गई। शोहाब के लिफ्ट के करीब पहुंचने तक उसका दरवाजा बंद हो चुका था और वो ऊपर को चलने लगी थी। उसके इंडेक्स पर निगाह जमाए शोहाब बंद दरवाजे के सामने खड़ा रहा। इंडेक्स के मुताबिक लिफ्ट सीधी 9वीं मंजिल पर जाकर रुकी। शोहाब ने नोट किया कि इंडेक्स के मुताबिक लिफ्ट 12वीं मंजिल तक जाती थी, लेकिन 9वीं मंजिल से आगे नहीं चली थी। फिर लिफ्ट वापस नीचे को आने लगी। तभी उसकी निगाह कंपाउंड की तरफ उठी तो उसने पाया कि स्टीम घूमकर बाहर को बढ़ी जा रही थी। वो दौड़ता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा, झपटकर उसमें सवार हुआ और उसे स्टार्ट करके सड़क पर दूर होती जा रही स्टीम के पीछे दौड़ा दिया। वो कुछ क्षण स्टीम के पीछे लगा रहा, फिर एकाएक उसने उसकी रफ्तार तेज की। उसकी कार स्टीम के पहलू में पहुंची तो उसने हॉर्न बजाया। हुम्मने ने उसकी तरफ देखा। भीड़ू, शोहाब उच्च स्वर में बोला, पिछला चक्का बैठेला है। तत्काल स्टीम की रफ्तार कम होने लगी। फिर वो सड़क की साइड में होकर रुकी। शोहाब ने भी अपनी कार को ब्रेक लगाई। हुम्मने स्टीम से निकला और उसके परले पहलू में जाकर उसके पिछले पहिए का मुआयना करने लगा। शोहाब ने अपनी कार को रिवर्स गियर में डाला और उसे स्टीम के पहलू में ले आया। हुम्मने सीधा हुआ। उसने संदिग्ध भाव से शोहाब की तरफ देखा। बॉम्ब मारता है, वो गुस्से से बोला। चक्का तो ठीक है। अरे इधर का, शोहब बोला। तभी तो लौट के आया तेरे को बोलने। हुम्मने स्टीम का घेरा काटकर उधर को बढ़ा। शोहाब अपनी कार से निकलकर उसके करीब पहुंचा। जो ही हुम्मने उधर का पहिया देखने के लिए नीचे झुका, शोहाब ने उसकी पसलियों से रिवॉल्वर सटा दी। आवाज ना निकले, वो दबे स्वर में बोला। ओह, हुम्मने बोला, तो ये बात है। आवाज निकली तो गोली। चलती सड़क है, तेरी मजाल नहीं हो सकती। आवाज निकाल के देख, परख मेरी मजाल को। क्या मांगता है? गाड़ी में बैठ। हुम्मने ने एम्बेसडर की ओर देखा। अपनी में, शोहाब बोला। फिर वो उसे रिवॉल्वर की नाव से टहोकता हुआ स्टीम की पैसेंजर सीट वाली साइड में लाया। उसने उधर से हुम्मने को भीतर धकेला और खुद भी भीतर दाखिल हो गया। वापस चल, उसने आदेश दिया। कहाँ वापस चलूं? हुम्मने बोला। उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जहां अभी पैसेंजर उतार के आया। हुम्मने के नेत्र फैले। कब से पीछे लगा है? वो बोला। शोहाब ने रिवॉल्वर पसलियों से हटाकर उसकी नाक से टकराई। हुम्मने पीड़ा से बिलबिलाया। क्या? शोहाब रिवॉल्वर वापस उसके पहलू से सटाता बोला। हुम्मने ने जोर से थूक निकली। उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और उसे यू टर्न देकर वापस ले चला। स्टीम वापस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड में पहुंची। शोहाब ने पिछली सीट पर पड़ा एयर बैग उठाया और कार से बाहर निकला। उसने एयर बैग को यूं थामा कि रिवॉल्वर उसकी ओट में हो गई। बाहर निकल, वो बोला। हुम्मने बाहर निकला तो शोहब उसे अपने साथ चलाता लिफ्टों तक लाया और एक में सवार होकर उसके साथ 9वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां 6 फ्लैट थे। उसके फ्लैट की घंटी बजा। किसके? हुम्मने सक पकाया। तुझे मालूम है किसके? हुम्मने के नेत्र फैले। तू जो कोई भी है, वो बोला। एक बात सुन ले। सुन लेता हूँ। एक बात का क्या है? बोल। तेरी मौत आई है। अभी तो तेरी आई है। तू नहीं जानता तू किससे पंगा ले रहा है। जान लूंगा, अभी टेम है। ये बैग पकड़, कार में रह गया था, लौटाने आया, समझ गया? वो खामोश रहा। उसके चेहरे पर उलझन के ऐसे भाव थे जैसे समझ न पा रहा हो कि उसका हमलावर क्या जानता था, कितना जानता था। घंटी बजा, शोहब ने आदेश दिया। हुम्मने ने सख्त अनिच्छापूर्ण ढंग से एक फ्लैट की घंटी बजाई। कौन? तुरंत भीतर से पूछा गया। शोहाब ने जोर से रिवॉल्वर की नाल उसकी पसलियों में चुभोई। हुम्मने, वो थूक निगलता बोला। बैग लेकर आया, गाड़ी में रह गया था। ओह, दरवाजा खुला। शोहाब ने जोर से हुम्मने को सामने धक्का दिया
तो वो चौखट पर प्रकट हुई शिवांगी के ऊपर जाकर गिरा। शोहाब ने तत्काल दरवाजे के भीतर छलांग लगाई और पांव की ठोकर से पीछे दरवाजा बंद कर दिया। तब तक बड़ी मुश्किल से संभल कर सीधी हुई बौखलाई सी शिवांगी नेत्र फैलाए रिवॉल्वर वाले आताताई को देखने लगी। भीतर शोहाब पीछे के दरवाजे की ओर इशारा करता बोला। क्या मांगता है? शिवांगी बोली। बावजूद रिवॉल्वर के वो भयभीत कम थी, बौखलाई हुई ज्यादा थी। इधर लूटने को कुछ नहीं है। तू है ना? शोहाब जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। तेरी मजाल नहीं हो सकती। तौबा, हर कोई मेरी मजाल को ही ललकारता है। भला क्यों नहीं हो सकती मजाल मेरी? शिवांगी ने हुम्मने की तरफ देखा। इसकी वजह से? शोहाब बोला। हाँ, शिवांगी निडर भाव से बोली। तू एक साथ दो जनों को काबू में नहीं कर सकता। वो तो है। उसने हुम्मने को गोली मार दी। हुम्मने पछाड़ खाकर फर्श पर ढेर हुआ और गिरते ही मर गया। शिवांगी के नेत्र फट पड़े। उस अप्रत्याशित एक्शन ने उसकी सारी दिलेरी हवा कर दी। भय से उसकी गिग्घी बंध गई। वो कभी धराशायी हुए पड़े हुम्मने को तो कभी शोहाब को देखने लगी, जिसके एक ही एक्शन ने जाहिर कर दिया था कि वो कोई मामूली चोर या लुटेरा नहीं था। बच्चा कहाँ है? शोहाब बोला। उस एक सवाल ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। भीतर उसके मुंह से निकला। बेडरूम में। चल। आगे पीछे चलते दोनों बेडरूम में पहुंचे। बच्चा पलंग पर सोया पड़ा था। नीलम कहाँ गई? शोहाब के उस अगले सवाल ने शिवांगी के बिल्कुल ही छक्के छुड़ा दिए। कौन हो भाई? वो बड़ी दयनीय भाव से बोली। जैसे मैंने तेरे को पहचाना, तूने मेरे को नहीं पहचाना। मेरे को पहचाना? हाँ, तू वो लड़की है जो 3 दिन पहले विलाप करती हुई शमशान घाट पहुंची थी और अपने आप को वागले की बहन की रत्नागिरी से आई बेटी बता रही थी। शिवांगी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अभी तेरे साथ एक आदमी था जो मेरीन ड्राइव पर कार से उतरकर मेटाडोर वैन में बैठ गया था। वही आदमी उस दिन शमशान घाट पर भी तेरा हिमायती बना तेरे साथ था। नाम बोल उसका। ब्रजवासी। कौन है? शिवांगी ने बताया। नीलम को कहाँ ले गया? मालूम नहीं। मेटाडोर नटराज में दाखिल हुई थी। वो वहां क्यों गया? वो वहां ठहरा हुआ है। वो नीलम को भी अपने कमरे में ले गया होगा। यहाँ टेलीफोन है? हाँ। उसने बेडरूम की एक साइड टेबल की तरफ इशारा किया। मालूम कर। मालूम करूं? हकलाना बंद कर। नटराज में फोन लगा उसे। उसने लगाया। चेकआउट कर गया। फिर वो बोली। शोहाब ने रिसीवर उसके हाथ से लिया और खुद इस बात की तस्दीक की। फिर उसने फोन वापस क्रेडल पर पटक दिया। कहाँ गया होगा? वो बोला। कहाँ लेके गया होगा वो नीलम को? मुझे नहीं मालूम। अपने आइंदा इरादों की बाबत उसने कुछ तो बताया होगा। आखिर तू उसकी जोड़ीदार थी। नहीं बताया था ना, मैंने जानना जरूरी समझा था। जब तू उसकी जोड़ीदार है, उसकी गैंग की है, तो क्यों जानना जरूरी न समझा? मैं उसकी गैंग की नहीं हूँ। क्या? मैं भाई की गैंग की हूँ। शिवांगी को ये देखकर बहुत मायूसी हुई कि आताताई ने भाई के जिक्र का कोई रौब ना खाया। तो ब्रजवासी की जोड़ीदार कैसे बन गई? भाई के हुक्म से। है क्या भला ये ब्रजवासी? चाहता क्या था? शिवांगी ने बताया। ओह, शोहाब बोला। लिहाजा आज की तारीख में हर किसी की वाहिद तमन्ना सोहल की लाश गिराना ही है। तो तुम सोहल के आदमी हो। अब कहाँ गया होगा ये ब्रजवासी? अपने आइंदा प्रोग्राम की बाबत वो कुछ तो बका होगा। वो दिल्ली लौट जाने की बात कर रहा था। नीलम को साथ लेकर? मालूम नहीं। सोहल की लाश गिराए बिना? वो खामोश रही। बच्चे का क्या करती? कुछ नहीं। कब तक कुछ नहीं करती? जब तक कि दिल्ली से कोई खबर ना आ जाती। कैसी खबर? समझो, सोहल की लाश गिरा दी जाने की खबर। वो खामोश रही। उसने बेचैनी से पहलू बदला। उसके बाद बच्चे को मार डालती? उसने जोर से थूक निकली। या खुद गोद ले लेती? उससे जवाब देते न बना। कभी भाई से मिली है? भाई के नाम पर उसके नेत्रों में चमक आई। हाँ, वो बोली, कई बार। खुश है भाई तेरे काम से? हाँ, बहुत। जो तू उसके साथ सोकर करती है? शट अप। बहुत याद आया करेगी तू उसे। क्या मतलब? ये मतलब। शोहाब ने रिवॉल्वर का घोड़ा खींच दिया। विमल होटल की चौथी मंजिल पर ऑफिस में मौजूद था। सूरज उसकी गोद में बैठा हुमक रहा था। उस घड़ी 7 बजे हुए थे और तब तक
नीलम का कोई पता नहीं था। शोहाब ने लौटकर जो कहानी सुनाई थी उसके मुताबिक नीलम ब्रजवासी के कब्जे में थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस बाबत अभी तक उससे कोई संपर्क करने की कोशिश नहीं की गई थी। फोन की घंटी बजी। इरफान ने झपटकर फोन उठाया और माउथ पीस पे बोला, हेलो, कौन? पिचट बोलता है बाप। दूसरी ओर से आवाज आई। कहाँ गायब हो गया था? इरफान झल्लाया। इधर कब से इंतजार हो रहा है कि तू आए या तेरा फोन आए। मैं पूना से बोलता है। क्या? पूना कैसे पहुंच गया? उस ब्रजवासी के पीछू लगा था। वो नटराज आया, अपना सामान उठाया, जाके एक बंद मेटाडोर वैन में बैठा और चल दिया उधर से। मैं और पुचेकर मेटाडोर के पीछे लगे तो वो इधर पूना में पहुंचकर ही रुकी। पूना में कहाँ? एयरपोर्ट पर। वो हमारे सामने एक प्राइवेट हवाई जहाज पर सवार होकर इधर से उड़ गया। अकेला? साथ में एक खूबसूरत लड़की थी। एक मवाली सा लगने वाला लंबा चौड़ा भिड़ू था। लड़की का हुलिया बोल, पिचट ने बोला। तत्काल इरफान का चेहरा गंभीर हो गया। जहाज किधर को उड़ गया? वो बोला, मालूम नहीं। होल्ड रख, लाइन छोड़ने का नहीं है, कट जाए तो दोबारा फोन लगाने का है। इरफान ने रिसीवर मुंह पर से हटाया और जल्दी जल्दी विमल को सब बताया। इसको बोल, विमल व्यग्र भाव से बोला, कि ये फोन मुझे दे। पिचट, इरफान माउथपीस में बोला, बॉस बात करेगा। फिर उसने फोन विमल को थमा दिया। हेलो, विमल माउथपीस में बोला। मैं पिचट बाप, सलाम बोलता है। पिचट, प्राइवेट प्लेन पर कंपनी का मालिक का नाम लिखा होता है। तूने ऐसा कोई नाम देखा? देखा बाप। प्लेन के दोनों बाजू में मैक्सवेल इंडस्ट्रीज लिखेला था, लिहाजा वो मैक्सवेल इंडस्ट्रीज का प्राइवेट प्लेन था। प्राइवेट प्लेन को भी फ्लाइट लेने के लिए फ्लाइट प्रोग्राम दर्ज कराना पड़ता है, एयर कंट्रोलर से इजाजत लेना पड़ता है। तू समझा मेरी बात? बराबर समझा बाप। एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल ऑफिस से किसी भी तरह मालूम कर कि मैक्सवेल इंडस्ट्रीज का वो जहाज किधर के लिए इधर से उड़ा और वापस फोन कर। करता है बाप। लाइन कट गई। विमल ने रिसीवर वापस इरफान को थमा दिया। ब्रजवासी दिल्ली से था। इरफान बोला, वो दिल्ली ही गया होगा। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। नीलम को साथ ले गया कमीना। फिर वो बोला। नीलम चुपचाप उसके साथ चलती, क्योंकि उसे बच्चे की फिक्र थी। वो बेचारी कैसे जान सकती थी कि बच्चा सुरक्षित मेरे पास पहुंच गया था। इरफान ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। कोई बात नहीं। विमल जैसे अपने आप को तसल्ली देता बड़बड़ाया। कोई बात नहीं, ये भी एक इम्तिहान है जिसका पास फेल ऊपर वाले की मर्जी पर मुनहसर है। जो तुत भावे नानका सोई भली कार। कोई कुछ न बोला। कल मेरे ओपन एयर टिकट का क्या हुआ? तैयार है, इरफान बोला। शोहाब को दे। इरफान ने एक मेज का दराज खोला और वहां से टिकट निकालकर शोहाब को सौंपा। इसको, विमल बोला। किसी भी तरह दिल्ली की अर्लीस्ट फ्लाइट के लिए कंफर्म करा के ला। बाप, इरफान धीरे से बोला, पिचट का फोन तो आ ले। मेरा दिल कहता है कि उसका भी वही जवाब होगा कि वो प्राइवेट प्लेन दिल्ली के लिए उड़ा था, पर उसका जवाब कुछ और होगा तो टिकट कैंसिल करा लेंगे। ठीक। शोहाब टिकट लेकर चला गया। फोन की घंटी बजी। इरफान ने फोन रिसीव किया। इधर लेके आओ। फिर वो बोला और रिसीवर रख दिया। विमल की भवें उठी। जनरल ऑफिस से फोन था। इरफान बोला, उधर फैक्स से एक चिट्ठी आया है जो उधर किसी का समझ में नहीं आया, मैं इधर मंगाया। ओह, एक क्लर्क फैक्स मैसेज के साथ वहां पहुंचा। इरफान ने कागज लेके उसे दरवाजे से ही रुखसत कर दिया और फिर कागज विमल को थमाया। विमल ने उस पर छपी तहरीर पढ़ी। लिखा था, कलगी वाले राजा साहब को दिल्ली वालों का सलाम पहुंचे। सूरत अहवाल ये है कि राजा साहब की शरीकी हयात उनके खास खादिमों के कब्जे में पहुंच गई है और फाख्ता की तरह फड़फड़ा रही है। राजा साहब क्योंकि अनोखी सलाहियत के मालिक और काल पर फतेह पाई हुई शख्सियत माने जाते हैं, इसलिए जाहिर है कि जान ही लेंगे कि उनकी फाख्ता कहाँ है और हम कहाँ हैं। राजा साहब से दरख्वास्त है कि वो जल्द अज जल्द अपनी फाख्ता के करीब करीबतर होने की जहमत फरमाए, ताकि हम अदना इंसान भी उनके दीदार का फख्र हासिल करके बाग बाग हो सकें। राजा साहब को खास हिदायत है कि वो हमें अपनी कलगी वाली सूरत के ही दीदार से नवाजे, क्योंकि हम में से किसी ने भी आज तक कोई राजा साहब नहीं देखा।
दूसरी खास हिदायत है कि वो जब भी आए अकेले आने की जहमत फरमाएं। हुजूर के साथ किसी की परछाई भी देखी गई तो रानी साहिबा को ताबूत में और वली अहद को जूते के डिब्बे में बंद करके राजा साहब की नजर कर दिया जाएगा। इंतजार में पलक पावड़े पिछाए बैठे दिल्ली वाले। विमल ने फैक्स को एक बार और पढ़ा और फिर उसे सामने मेज पर उछाल दिया। क्या है बाप? इरफान आशंकित भाव से बोला। नीलम की रसीद है, विमल बोला, और मुझे उसके पीछे आने का न्योता है। कहाँ है वो? लिखा नहीं, लेकिन चिट्ठी से साफ जान पड़ता है कि दिल्ली में है। इतनी जल्दी कैसे दिल्ली में होगी? ये फैक्स ब्रजवासी के ओछेपन का नतीजा मालूम होता है। इसे जरूर उसने प्लेन में सवार होने से पहले पूना से इधर लगवाया होगा। तभी फोन की घंटी बजी। इरफान ने झपट कर फोन उठाया, सुना और फिर बोला, पिचट का फोन है, वो प्राइवेट जहाज दिल्ली के लिए ही उड़ा था। विमल बोला। मैं पिचट को क्या बोलूं? बोल वापस आ जाए। इरफान ने माउथ पीस में वो निर्देश दोहराया और फिर फोन वापस रख दिया। वो कई क्षण अपलक विमल को देखता रहा और फिर बोला, अकेला जाएगा बाप? ऐसा ही हुक्म है। हुक्म है कि मेरे साथ किसी की परछाई भी दिखाई दी तो नीलम खत्म। फिर भी उधर मुबारक अली है ना? जब कोई ठिया ठिकाना नहीं बोला, कोई पता नहीं बोला, तो जाएगा किधर? एक जगह है मेरी निगाह में, वो लोग वहां न हुए तो मुश्किल होगी। बाप, तो अकेला उधर जाकर क्या कर पाएगा? देखूंगा। ये तो आगे बढ़कर मौत को गले लगाने जैसी बात है। जौहर ज्वाला सामने है। कूदना जरूरी है। पुर्जा कट मरे, कभी न छाड़े खेत सूरा सोही। बच्चे का क्या होगा? यही एक फिक्र है जो मुझे सता रही है। साथ नहीं ले जा सकता इसे। यही अभागा हर किसी की दुश्वारी का बायस बना। जी चाहता है गला घोंट दूं। पागल हुआ है? कैसा लानती बात बोलता है बाप। ये तेरे घर का रोशन चिराग है, तू उसे खुद बुझाएगा? विमल खामोश रहा। मुसलमान पर एतबार करेगा बाप? विमल की भवें उठी। सरदार के बच्चे के लिए उस मुसलमान के झोपड़े की छत कबूल होगी तुझे? क्या कहता है इरफान अली? तू पहले मेरा दोस्त है, भाई, बाकी सब कुछ बाद में है। मानस की जात सबे एक ही पहचान बो, यही मेरे धर्म की, मेरे गुरु की सीख है। फिर तू बेखौफ जा सरदार, जा और कूद जा जौहर ज्वाला में। देख लेना, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। जौहर की ज्वाला तेरे लिए ओस की बूंद बन जाएगी। तू फतेह का परचम लहराता जाएगा और फतेह का परचम लहराता लौटेगा। न लौटा तो ऐसा नहीं होगा। मेरा दिल बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब तू न लौटने की बात दोबारा न बोलना। मैं रब्बल अलामीन से दुआ करूंगा कि वो रहती दुनिया तक तुझे, तेरी बेगम और तेरे लगते जिगर को सलामत रखे। बाप, ये एक सच्चे मुसलमान की दुआ है जो जरूर कबूल होगी। तभी शोहाब वापस लौटा। 8:30 बजे की फ्लाइट है, वो बोला। आनन फानन एयरपोर्ट पहुंचना होगा। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।